दस्तावेज दिए। 11 अक्टूबर 2018 को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के सीबीआई को पूरा एक फाइल सौंपते हैं और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्ता पलट करके हटा देती। देखिए कितना रोचक ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है आपके सामने है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर, लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में। सीबीआई में आधी रात को रेड होती है, सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता, प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, यह तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए, जब वो टेंडर खुला, L1 आया, 526 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू विमान उसमें कीमत आई। बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशंस होती हैं। इतनी बड़े रक्षा सौदे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में। मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था। उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जो सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई महत्वपूर्ण हमारे सौदे में मुद्दे थे, बिंदु थे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे। हमें टेक्नोलॉजी 526 करोड़ में ना केवल विमान मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। मोदी जी के सौदे में 1670 करोड़ का विमान बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के खरीदा गया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। देखिए मैं वापस से गिना देता हूं। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, 5वां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास
ये नहीं होना चाहिए, ये यूपीए के टेंडर में था। ये आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में, और इतना बड़ा रक्षा सौदा सरकार में हम भी रहे हैं। 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है इस आज की प्रेस वार्ता का। यह हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया। तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट FR ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेन गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेन गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। ना केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में, 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेन गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में, किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं। कौन से दस्तावेज थे, मैं बताता हूं आपको। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज, दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है। वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। ये तो पहला डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है, आपस में गोपनीय है, आंतरिक है, अति गोपनीय है। नंबर 2 यह बरामद हुआ। कब बरामद हुआ? मैं फिर से दोहराता हूं, 26 मार्च 2019 को बरामद हुआ। आज 9 नवंबर 2021 है, मत भूलिएगा। तीसरा क्या मिला उनको? तीसरा जो कागज मिला, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई गणना, कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट एक बिचौलिए के पास 2019 में बरामद हो रहा है। मोदी जी की ईडी कर रही है 2019 और आज 2021। यूरोफाइटर, जो कि दसॉल्ट का राइवल है, ने एक पत्र उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लिखा था कि हम 20% डिस्काउंट देंगे बिड ऑफर पर, ओरिजिनल बिड प्राइस पर। वो कागज भी इसी रेड में, 2019 की रेड में, ईडी को सुषेन गुप्ता के यहां बरामद हुआ। आज 2021 में बैठे हैं हम। जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कागज बरामद हुआ, बड़ा गौर से सुनिएगा। 24 जून 2014 की तारीख थी उस नोट पर। वह नोट सुषेन गुप्ता ने दसॉल्ट को भेजा था
और उस नोट में क्या लिखा था? 24 जून 2014 नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार को 1 महीना हो चुका था, शपथ लिए, स्थापित हो चुकी थी। सुषेण गुप्ता उस नोट में लिखते हैं दसॉल्ट कंपनी को कि पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं। यह भी बरामद हुआ ईडी को। ये 5 कागज जो बरामद हुए, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। यह 5 कागज जो बरामद हुए, उसको लेकर सरकार 26 मार्च 2019 से 9 नवंबर 2021 तक क्यों बैठी रही? पहले तो आप सीबीआई को हटा देते हैं, डायरेक्टर को रेड डालते हैं उसके ऑफिस में, इतनी घबराहट है आपको रफेल को लेकर। फिर जब आपको कागज बरामद होते हैं, ईडी की फाइल, केस फाइल में वो कागज दर्ज हैं, मौजूद हैं, पत्रकारों ने देखे हैं, तो क्या सरकार ने नहीं देखे होंगे? हम यह जानना चाहते हैं, जो 5वां बिंदु था, पॉलिटिकल हाईकमांड। मोदी सरकार, क्या आप खुद हैं पॉलिटिकल हाईकमांड, तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाईकमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है, वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं, और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए, आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। जुलाई 2015 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर सरकारी समझौते में रक्षा मंत्रालय के जोर देने के बावजूद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह खंड हटाने की मंजूरी दी गई। यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कागजों के हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना से परामर्श किए बिना लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे व क्यों की? भारत के हितों से, भारत की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने का आरोप हम नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एचएएल द्वारा राफेल का निर्माण होना था, उससे इनकार
क्यों किया, क्यों भारत के हितों से खिलवाड़ किया, भारत के बेरोजगार नौजवानों के हितों से खिलवाड़ किया। भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया, जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है। तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोल देता हूं, उसके बाद आपके सवालों का। Friends, there is an operation cover-up going on by the Modi government to bury the black melting pot of corruption, kickbacks and collusion in the multi-crore Rafale deal, and it's exposed once again. The BJP government undermined national security, jeopardized the interests of our armed forces and caused a loss to the exchequer of thousands of crores, 41,000 crore to be precise. And we'll come to the figure later. Each revelation in this murky affair for the last 5 years that we've been sharing with you and you've been sharing with the country, every single allegation, every single piece of the puzzle goes right up to the topmost leadership of this country, the Prime Minister's doorstep. The latest revelations in Operation Cover-Up reveal the dubious nexus between Narendra Modi's government, CBI and ED, all of them, to bury the Rafale corruption. On 4th October, this is a very important date, 4th October 2018, two former union ministers of BJP, Mr. Yashwant Sinha, Mr. Arun Shourie, and a leading legal activist, submitted a complaint, a file to the then director CBI Alok Verma, citing massive corruption in the Rafale deal. This was on 4th October 2018, important date to remember. On 11th October 2018, within 10 days, 14 days, the government of Mauritius, through its Attorney General, sent another file to the same CBI director on a particular middleman regarding payment of commission connected to the Rafale deal. But what happens? What does the government do? The third important date, 23rd October 2018, the Prime Minister-led committee removes CBI Director Alok Verma in a midnight coup, conducts a raid on the CBI headquarters in Delhi, and appoints its pet officer, Mr. M. Nageshwar Rao, as the Chief CBI Director. This was part of a concerted conspiracy to bury the Rafale ghost through the CBI. Why has the Modi government and the CBI not acted upon the evidence of commission and corruption for last 36 months? We are sitting 9th November 2021 today. What we are talking about is 11th October 2018. 36 months, no action, no FIR, no inquiry against this middleman called Sushant Gupta, on which we'll come later. The Rafale scam is not just a so-called 60 to 80 crore rupees commission payment. It is much more than that. It's the biggest defense deal of the country. It's the biggest defense scam of the country in the history of free India. The Congress UPA government had negotiated purchase of one Rafale fighter, including transfer of technology, mind you, for 526 crore rupees through an international bid. Dassault was L1, mind you. Then, of course, once a company gets qualified, then negotiations start on adding new features, bringing the price down. This is the way governments operate. This is the way governments procure. So, 526 crore per aircraft, 126 aircrafts, with transfer of technology,
18 aircrafts in a flyaway condition, ready-made from Dassault, 108 to be manufactured in India with transfer of technology just for 526 crore. What does Mr. Modi do? I won't say Modi government because this was done personally by Mr. Modi. So why blame his government? Why blame the then Defense Minister, Mr. Parrikar? Let's focus on Mr. Modi's role. Mr. Modi goes to France, announces the off-the-shelf purchase of 36 aircrafts. How much were we getting? 126 aircrafts, because that's what the Indian Air Force wanted. Mr. Modi goes without any tender, number one, without any tender, goes and says, I'll buy 36 aircrafts. Number two, reduces the number of aircrafts from 126 to 36. 526 crore per aircraft with transfer of technology we were buying. Mr. Modi goes and buys it for 1670 crores per aircraft without transfer of technology. Number three, these are the differences between our deal and his deal. Number four, Mr. Modi personally intervenes, bypasses, overrules the Defense Ministry and removes the integrity clause, the no corruption clause, which is the mandatory prerequisite in any defense deal as per the defense procurement procedure. Mr. Modi's personal intervention, all this is a matter of record. No fiction, everything is a fact from the files in public domain. Four differences between the UPA Rafale deal and Mr. Modi's personal Rafale deal. HAL is out, Anil Ambani is in. This is the fifth difference. We were bringing HAL, a PSU, a Navratna company, as the offset partner. Mr. Modi goes with Anil Ambani on the same flight, changes everything. Five differences, major differences. Sixth difference, I forgot to mention it in Hindi. Sixth difference, you remove the sovereign guarantee clause. Very important. The sovereign guarantee clause, which was a part of the UPA deal, gets replaced by a letter of comfort. The law ministry opposes it on file, not once but twice. Mr. Modi intervenes, overrules, approves of whatever the French want. Now we want to ask, first we want to inform you, on 26th March 2019, the Enforcement Directorate raided this particular middleman on some other matter, on some other deal, this middleman called Sushan Gupta. 26th March 2019. What do they recover? Very important 5 documents. 1200 documents, but let's mention these 5 documents which are relevant to this press conference and to this story. The benchmark price document dated 10th August 2015 on Rafale. What is the benchmark price document? Where the Indian negotiation team is benchmarking the price per aircraft of these 36 aircrafts which the Prime Minister went and unilaterally bought. Internal document, secret, highly confidential document of the Defense Ministry, recovered by the Enforcement Directorate in the premises of a middleman, of a defense middleman. The second document, the record of discussions by the Indian negotiation team of the Defense Ministry of India. Again, highly confidential. Any one of us found with this document will be behind bars within no time. And of course, people behind such people would also be arrested. But in this government, no FIR, no action on this matter against Sushan Gupta or against his facilitators in the government. The third document, the Excel sheet of calculations made by Defense Ministry, Government of India. Excel sheet, internal use, highly confidential, is recovered in the premises of Sushan Gupta, the middleman in Rafale. No action. Eurofighter, which is a rival company of Dassault, made a counter offer to the then Defense Minister, late Shri Arun Jaitley. A confidential letter.
This letter too is recovered in the premises of Sushen Gupta by Enforcement Directorate on 26 March 2019. No action. We are in 9th November 2021. A note, very, very important note. This is the crux of the matter. A note dated 24th June 2014. Who was the Prime Minister of India on 24th June 2014? Mr. Narendra Modi. 1 month he had taken the oath, he had settled in office. 24th June 2014 dated note sent to Dassault by Sushen Gupta offering a meeting with the quote-unquote political high command. We ask you, Mr. Modi, the political high command, was this meeting held? Did this meeting take place? Because everything else points out to the fact that there was a collusion between the political high command and this middleman called Sushen Gupta. Why else would you not pursue a complaint in the CBI and remove the CBI director within days? Why else would you recover all these incriminating documents from the middleman's premises and not act on it at all? And close your eyes? Why? Because you knew. Sorry. Why else would you remove the no corruption clause? Because you knew the moment you get exposed, everything will be jeopardized. This deal will come crashing down. You wanted to save the corrupt. You colluded with the corrupt. You are part of the corruption. Why did the ED not pursue these evidences recovered from Sushen Gupta's premises further to investigate the Rafale scam? What was the worry? What was the reason? What was the compelling reason which forced this government not to investigate this matter? Why did the Modi government not take action against Dassault? When you found out that Dassault was indulging into corruption, was engaging the services of a middleman, the middleman was supplying highly confidential documents from the Defense Ministry to a foreign company. Why did you not take action neither against the middleman nor against that company? You endangered national security. This is sedition. This is gross violation of the Official Secrets Act. Recovery of these documents in a private citizen's house. Can you believe this? Under the very watch of this government, recovered by this government, not acted. Why? PM personally abrogated the anti-corruption clause, the no bribery, no gift, no influence peddling, no commission, no middleman. This is what the clause says. The PM abrogated this clause. And this is mandatory as per the defense procurement procedure. Government of India, Defense Ministry. You cannot abrogate this clause. But the Prime Minister intervened. The Defense Ministry didn't want him to abrogate it. The French wanted him to abrogate this, and he agreed with the French, sacrificed and undermined our interests. Were the anti-corruption clauses deleted to escape responsibility from bribery and commission to be paid in defense deal, Rafale deal? Why was the deletion of anti-corruption clauses approved by the Prime Minister? We want to know. In September 2016, despite the Defense Ministry's insistence upon including it in the IGA Intergovernmental Agreement in July 2015. All this is in file, nothing out of the file. Is this the reason why the CBI and the ED refused to probe the corruption of Rafale deal since 11th October 2018? Now we have some questions. Why did the Prime Minister, without consulting the Indian Air Force, reduce the numbers of aircraft from 126 to 36? Why did he deny transfer of technology which was coming to India and manufactured in India by HAL? Why did he abrogate the integrity clauses? Why did he protect, very important, why did he protect Sushen Gupta by not ordering investigation into his role in the Rafale scam, instead by removing Alok Verma? Your questions, please.